अब हम आते हैं इंटीग्रेटिव एप्लीकेशंस देखने के लिए हैना अरेंट के। देखो, हैना अरेंट के जो आइडियाज हैं वो केवल सिर्फ और सिर्फ पुरानी बुक्स को लेकर नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट डिक्टेटर्स को लेकर नहीं है। ध्यान से देखा जाए तो दे आर मोर अबाउट रियल लाइफ इवेंट्स ऑफ प्रेजेंट वर्ल्ड। क्योंकि जिस तरीके से फिनोमेनोलॉजी का उसने एप्लीकेशन किया, उसने साथ में ये बताया कि जिस तरीके से जो पॉलिटिक्स है, इट इज़ ऑल अबाउट अस, हाउ वी स्पीक, हाउ वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ से ये कहना गलत नहीं होगा कि हैना अरेंट का ऑब्जेक्टिव ये था कि एक न्यू पब्लिक ऑर्डर को वो क्रिएट करना चाहती थी। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये भी है साथ में कि हैना अरेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है, उसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये था कि उसका सारा फोकस था एक्टिव पार्टिसिपेशन पे, प्लूरैलिटी पे, मॉरल करेज पे। और मॉरल करेज भी कोई नॉर्मल मॉरल करेज नहीं, बट टू स्टार्ट फ्रेश। ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसीलिए जब हम बात करते हैं नेटेलिटी की, पब्लिक फ्रीडम की, स्पेस ऑफ अपीयरेंस जो उसने पॉलिटिक्स और सोशल वाले डिबेट में बोला था उसकी, तो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं पूरी थ्योरी में डेमोक्रेटिक क्राइसिस को इलेबोरेट करने की कोशिश कर रही है, और इलेबोरेट करके उसको इंटेरोगेट करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहा वो ये रहा कि एना अरेंट ने जिस प्रकार से टोटलिटेरियनिज्म के बारे में चर्चा करी, और टोटलिटेरियनिज्म को जब आइडियोलॉजी से उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, तो उसने बताया कि कैसे ये बिलीफ सिस्टम से अलग है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब उसने पावर और वायलेंस की बात करी, तो पावर और वायलेंस में उसने बताया कि किस तरीके से ओबीडियंस जो है वो अथॉरिटी से आता है, और ये होना चाहिए बेसिकली रोल ऑफ पब्लिक एक्शन। ये होना चाहिए उसने कहा फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। तो हैना अरेंड का कोर फोकस क्या था? डेमोक्रेटिक रिन्यूअल। अगर इस थॉट पे क्वेश्चन आए तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अभी क्या बोला, शी स्टडीड द क्राइसिस देन इलेबोरेटेड द क्राइसिस। तो डेमोक्रेटिक रिवाइवल का उसका फोकस था, वो भी थ्रू एक्शन एंड जजमेंट। और जजमेंट यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं वो जजमेंट पॉलिटिक्स के इवेंट्स को लेके जजमेंट नहीं, बल्कि यहाँ पर जजमेंट का मतलब है किस तरीके से उसने डिसेंट को नेचुरलाइज किया, कि लोगों में डिसएग्रीमेंट हो सकता है। किस तरीके से उसने सिविक इमेजिनेशन को रीइग्नाइट किया, कि सिविक इमेजिनेशन इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से उसने ये बताया कि भाई स्पीच का रोल, थिंकिंग का रोल एक बहुत क्रूशल ड्राइवर है। ये रोल प्ले करते हैं पॉलिटिक्स में। तो उसका पूरा का पूरा फोकस ये था बॉस कि एक करेज और ऑनेस्टी को पॉलिटिकल थिंकिंग में प्राइमेसी देना। अच्छा, आरेंट ने एक 1971 में एक किताब लिखी। किताब क्या थी? वो एसे था, लाइंग इन पॉलिटिक्स।
ये एक ऐसे था जो उसने लिखा था बेसिकली इन रिस्पॉन्स टू पेंटागन पेपर्स। और पेंटागन पेपर्स के तहत उसने जो है यहाँ पर एक क्रिटिक ऑफर किया था। उसने कहा था कि देखो, ओपिनियन कैन बी डिबेटेड बट फैक्ट्स मस्ट रिमेन स्टेबल। ये पॉइंट उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट उजागर किया। उसने कहा कि देखो, आप पॉलिटिक्स में जजमेंट पास करो। आप जो भी जजमेंट पास कर रहे हो ये आपका ओपिनियन है। लेकिन ये जो जजमेंट आप और ओपिनियन आप पास कर रहे हो, इसमें बस इतना इंश्योर करो कि जो फैक्ट्स हैं वो ऑल्टर ना कर दिए जाएं। वो कहती है कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की डेट में मॉडर्न टाइम्स में क्या हो रहा है। वो कहती है कि लोग बेसिकली फैक्ट्स को ट्विस्ट करके ओपिनियन शेप कर रहे हैं। और ये जो ओपिनियन शेप हो रही है फैक्ट्स को ट्विस्ट करके, उससे रियलिटी को आप मैनिपुलेट कर रहे हो। रियलिटी को आप मैनिपुलेट कर रहे हो। तो जब आप रियलिटी को मैनिपुलेट इस तरीके से करोगे तो वो कहती है कि यहां पर फिर ये पैदा करती है प्री कंडीशन फॉर टोटलिटेरियनिज्म। तो उसके एस्से का सेंट्रल पॉइंट ये था। ओपिनियन दो, अपन को कोई इशू नहीं है ओपिनियन से। पर वो कहती कि बस ओपिनियन के दौरान फैक्ट्स को यार ऑल्टर मत करो। ओपिनियन देने के टाइम पे अगर आपने फैक्ट्स ऑल्टर कर दिए, ट्विस्ट कर दिए, चेंज कर दिए अपने मनमानी के हिसाब से, तो फिर वो जो ओपिनियन शेप होगी वो मैनुपुलेटिव ओपिनियन होगी। और ये मैनुपुलेटिव ओपिनियन जब एक सोसाइटी में वो कहती है कि परकोलेट करने लग जाती है, तो ये मैनुपुलेटिव ओपिनियन जो है जब सोसाइटी में परकोलेट करती है, तो ये प्रीकंडीशन बनती है कि टोटलिटेरियन रिजीम की। तो हमें इसे टोटलिटेरियनिज्म को रोकना है। इसको यहाँ पर रोकना है। क्योंकि जैसे ही ये प्रीकंडीशन बनेगा टोटलिटेरियनिज्म का, व्हाट विल हैपन इज कि जो फैक्ट्स हैं दे विल लूज देयर अथॉरिटी। क्योंकि आपने फैक्ट्स को तो चेंज कर दिया, ट्विस्ट कर दिया, तो फैक्ट्स विल लूज देयर अथॉरिटी। और जैसे ही फैक्ट्स विल लूज देयर अथॉरिटी, व्हाट विल हैपन इज कि पीपल विल बी फार अवे फ्रॉम रियलिटी। और जैसे ही पीपल विल बी फार अवे फ्रॉम रियलिटी, व्हाट विल हैपन इज इट विल बिकम इजियर फॉर देम, इजियर टू कंट्रोल, इजियर फॉर द रेजिम्स टू कंट्रोल देम। तो वो कहती है कि बस इस एस्से में सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि फैक्ट्स को कभी ट्विस्ट नहीं करने का। ओपिनियन चाहे जो मर्जी हो, क्योंकि जिस दिन फैक्ट को ही आपने ट्विस्ट कर दिया ना बॉस, तो फैक्ट को ट्विस्ट करके जो नरेटिव आप प्रोड्यूस करोगे ना, वो नरेटिव फिर डिसइंफॉर्मेशन ही होगा। वो नरेटिव जो डिसइंफॉर्मेशन होगा उससे टोटलिटेरियनिज्म का एक प्रीकंडीशन क्रिएट होगा। वो टोटलिटेरियन का प्रीकंडीशन से आप कंट्रोल करने के लिए व्यक्ति को लाओगे। और जैसे ही आप व्यक्ति को कंट्रोल करने के उस परिस्थिति पे ले आओगे तो दिक्कत आएगी आएगी। दिक्कत पैदा होगी होगी। ये चीज आप समझे। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि बस हैना अरेंट ने ये बोला कि ऑर्गेनाइज्ड लाइंग जो है, ये एक बहुत गलत टास्क है। क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड लाइंग से आप क्या कर रहे हो कि बस रियलिटी को रीराइट कर रहे हो। और ये रियलिटी को रीराइट करना आज की डेट में किसी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। क्योंकि जब आप फैक्ट्स को ही ऑल्टर कर दोगे, फैक्ट्स को अल्टर करके जब आप एक नैरेटिव पेश करोगे, तो बस यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी आएगी। इस रीजन से आप देखो कि बॉनी होनिग ने क्या बोला। उसने कहा कि भाई हैना अरेंट के लिए एक वैल्यूएबल पॉइंट ये था कि डेमोक्रेसी जो है उसको परफॉर्मेटिव होना चाहिए। परफॉर्मेटिव का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी परफॉर्म इस प्रकार से करे कि वो डिबेट के कल्चर को नर्चर करे, डिबेट को क्रश ना करे।
ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स को आने दे, क्योंकि ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट से आने से क्या होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। और जब कोई ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट ही नहीं होगा, जब आपके मन में सिर्फ यही है कि भाई दिस इज द ओनली वे, तो फिर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं बनेगी, और जैसी क्रिटिकल थिंकिंग इरोड होगी, कंट्रोल करना आपको आसान हो जाएगा। और जैसे ही कंट्रोल करना आसान होगा, वो टोटलिटेरियनिज्म का सीड क्रिएट कर देगा। तो बॉनी होनिंग ने ये बोला कि बस हमें डेमोक्रेसी को परफॉर्मेटिव नेचर पे रखना है, ये सबसे बड़ा वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है ना अरेंट का। दूसरा अगर आप देखो तो रॉजर बर्कोविट्स ने क्या बोला। रॉजर बर्कोविट्स कहता है कि देखो भाई, आज की डेट में अगर हम हैना अरेंट की बात करें, तो उसने जिस प्रकार से एक मॉरल और यहाँ पर एक रिफ्लेक्टिव जजमेंट की बात करी, ये आज की डेट में एक डिजिटल एरा में बहुत क्रूशल है। रिफ्लेक्टिव जजमेंट का मतलब ये है कि भाई ओपिनियन दो, फैक्ट को चेंज मत करो। और आज के डिजिटल एरा में क्या हो रहा है सर, एज ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन चल रही है। एल्गोरिदमिक लेवल पर एको चेम्बर्स बन रहे हैं। लोग ट्रुथ को डिबेट ही नहीं कर रहे, ओपिनियंस को डिबेट कर रहे हैं। तो जब लोग ट्रुथ को डिबेट नहीं करेंगे, ओपिनियंस को डिबेट करेंगे, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि फिर क्या भविष्य होगा आगे। लेकिन नैन्सी फ्रेजर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। नैन्सी फ्रेजर ने कहा कि यार देखो, जो बातें हैना अरेंट ने करी सही है, लेकिन हैना अरेंट की तरफ से कोई भी चर्चा जो है, खास करके इमर्जिंग इश्यूज के बारे में हुई नहीं, विच इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, कि जैसे कि इमर्जिंग चैलेंजेस जो थे, जिसके बारे में उसको चर्चा करनी चाहिए थी, फॉर एग्जाम्पल जैसे सोशल जस्टिस था, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी, जेंडर्ड लेबर था, इन सब के बारे में हैना अरेंट ने चर्चा क्यों नहीं करी। तो वो कहती है कि बस हैना अरेंट ने क्या है ना, कि इंडिविजुअल पे फोकस करते करते क्या हुआ कि वो सोशल रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो गई। सोशल रियलिटी ये है कि बस आज की डेट में वर्ल्ड में सोशल जस्टिस की प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की, जेंडर्ड लेबर की प्रॉब्लम है। तो वो इससे डिस्कनेक्ट हो गई। इसी रीजन से जो है, अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो हैना अरेंट की थ्योरी, पहले भी हमने ये चर्चा करी है प्रीवियस वीडियोस में भी, कि कहीं ना कुछ एलिमेंट्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस हमेशा देखे गए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें जेफरी आइजैक की, तो जेफरी आइजैक ने ये बात बोली कि देखो, हैना अरेंट ने ये बताया कि पब्लिक स्पेसेस जो हैं, उनको आज नॉन एलीट एक्टर्स भी चला सकते हैं। ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, नॉन एलीट एक्टर्स भी चला सकते हैं, क्योंकि देखो जेफरी आइजैक ने क्या बोला। जेफरी आइजैक कहता है कि जब हैना अरेंट बात करती है पॉलिटिकल की, और इस पॉलिटिकल में वो डिबेट करके ये बात बोलती है कि देखो, आप जो है पॉलिटिकल लेवल पर ये इंश्योर करो, पॉलिटिकल लेवल पर वो कह रहा है कि आप ये इंश्योर करो कि यहाँ पर जो लोग हैं, कॉमन पीपल हैं, वो आकर बेसिकली डिलीबरेट करें। तो वो पॉलिटिक्स को बेसिकली नॉन एलीट लेवल पर देख रही है। तो वो पॉलिटिक्स को कोई एक एलीट फिनोमिना नहीं देख रही। आप समझ रहे हो। तो जब आप पॉलिटिक्स को एक एलीट फिनोमिना के नजरिए से नहीं देखोगे, तो ये चीज का जो थॉट प्रोसेस है, जेफरी आइजैक कहता है कि पब्लिक स्पेस में नॉन एलीट एक्टर का होना ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हना अरेंट का। तो ये थॉट प्रोसेसेस हैं जी, जो हना अरेंट के आपको याद रखने हैं खास करके।